हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न और ये सभी के सभी 30 प्रश्न पेपर में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो वीपीडीओ हो, वीडियो हो, खनिज सहायक हो, ये सेंटर का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपसे बस यही उम्मीद है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, 30 के 30 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सीरीज़ का 20वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहले पार्ट नहीं देखे हैं, हर पार्ट में हमने 30 क्वेश्चंस को लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। देखिए, केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था भगत सिंह और उनके एक सहयोगी ने 1929 में। किस बिल के खिलाफ फेंका था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के खिलाफ। तो उस समय उनके सहयोगी थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि जो केंद्रीय विधानसभा चल रही थी उस समय, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, असेंबली जो चल रही थी उसकी अध्यक्षता कौन थे? विट्ठल भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और उन्होंने उसी विधानसभा की खाली बेंचों पर बम फेंके थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, इसका संबंध है हॉकी से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है, वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? देखिए, महारत्न का दर्जा कौन सी कंपनी को दिया गया? वो है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसको महारत्न का दर्जा दिया। इससे पहले ये नवरत्न थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य जो 3 हैं ये पहले से ही महारत्न कंपनियां हैं और इसको 2019 में ये दर्जा दिया गया। अगर हम वर्तमान की बात करें, भारत में अभी वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, 14 नवरत्न कंपनियां हैं और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या है 74। ठीक है, ये अभी आपको ध्यान में रखना है। कुछ प्रमुख जो महारत्न कंपनियां हैं 10, देखिए, एक तो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 4 तो यही हैं, BPCL भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गैस इंडिया लिमिटेड भी, ये भी है। ठीक है, गेल भी है। और चीज़ें जो कौन कौन सी है देखिए, और है जैसे आपकी NTPC आती है, ONGC आती है, IOC है। ठीक है, NTPC हो गया, ONGC हो गई, IOC हो गया, कोल इंडिया हो गया, BHEL, पावर ग्रिड, ये सब कौन है? ये सारी महारत्न कंपनियां हैं, आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए, सत्रिया जो है ये कौन से राज्य का है? ये आता है असम का। ठीक है, क्या है? ये एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? देखिए, खेलों में जो प्रशिक्षण होते हैं, जो कोच होते हैं, उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1985 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और कुछ अन्य अवार्ड हैं खेलों से संबंधित, जैसे अर्जुन अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? आपको पता होगा, 1961 में की गई थी। ठीक है, दूसरा आता है कौन सा? वो है राजीव गांधी। राजीव गांधी अवार्ड की शुरुआत की गई थी, राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत ये की गई 1991 में। ठीक है, और एक और आता है, वो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 2002 में। तो ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ये चारों अवार्ड आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो है SQL, क्योंकि अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज है, बाकी अन्य क्या है? ये सभी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा, जो ऐसे दर्रे पूछ लिए जाते हैं पेपर में, और बोमडीला दर्रा की लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में और कुछ 2 प्रमुख दर्रे और हैं, एक है यांगप दर्रा। ठीक है, यांगप दर्रा कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और एक है दिफू दर्रा। तो ये तीनों दर्रे आपको याद रखने हैं, दिफू दर्रा, यांगप दर्रा और बोमडीला दर्रा, सबकी लोकेशन कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए, सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है। ये लड़ा गया था 1780 से लेकर 1784 तक। ठीक है, यहाँ पर लड़ा गया था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता है। और इसी युद्ध में जो टीपू सुल्तान का पिता था हैदर अली, उसकी मृत्यु भी इसी युद्ध में होती है। ठीक है, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 67 में लड़ा गया था, 1767 से लेकर 1769 तक। ठीक है, और उस युद्ध के बाद होती है मद्रास की संधि,
ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना उस युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है, मद्रास की संधि। फिर दूसरा आता है 1770 से 84 तक। इसमें जो ब्रिटिश जो हेड रहता है वो रहता है कार्नवाल, वो वॉरेन हेस्टिंग रहता है, ठीक है, इस समय। और इसमें मंगलौर की संधि होती है, हैदर अली मारा जाता है। फिर होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, वो होता है 1790 से लेकर 1792 तक। और ये इसमें क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और ब्रिटिश कमांडर होता है कार्नवालिस, ठीक है। और चौथा और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। और इस समय ब्रिटिश जो हेड रहता है वो कौन रहता है, वेलेजली। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इन सारी बातों को लिख सकते हैं ताकि आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएं। अगला है फसल कटाई की ऋतु के बाद लड़कों द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला सैला नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो सैला नृत्य जो है ये कहाँ किया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। ये है छत्तीसगढ़। या इसको ऐसे भी बोल सकता है, जैसे ये प्रश्न आया था कि सैला नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो ये उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में ही हुई है। अगला है तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और किस देश की सहायता से इसको लगाया गया है, रूस की सहायता से इसे लगाया गया है। अगला है समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला नमक का रासायनिक नाम क्या है। देखिए ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, नमक का रासायनिक नाम पूछ रहा है। बेसिकली आगे वाली लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, इसका सीधा सीधा आंसर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगला है भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए ऐसे प्रश्न आता है पेपर में और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है किसी भी राज्य सरकार का, वो होता है राज्यपाल, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक शब्द लिखा होता है यहाँ पर तब हम मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है फ्रेंड, तब हम क्या करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। जैसे केंद्र में होता है ना कि सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है, सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर वास्तविक पूछा जाता है तो फिर हम प्रधानमंत्री को टिक करते हैं। अगला है जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव में नीले लिटमस को डाला गया तो लिटमस लाल हो गया, वो द्रव क्या है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर कुछ पानी है, उसमें हमने एक लिटमस को डाला और लिटमस का रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। तो ये जो लिक्विड है ये कौन सा है, आपको पता होगा। जो एसिड होता है, अम्ल जो होता है, वो लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। तो उसके अंदर लिक्विड कौन सा है, अम्ल है। और जो क्षार होता है वो लिटमस को नीला कर देता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन, वो है अम्ल, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी के राज्य 7 बहनों के राज्य का भाग नहीं है। देखिए आपको पता है भारत के नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य आते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य आते हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे राज्य उसमें आते हैं, ठीक है। उनमें से 7 ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिनको कहा जाता है 7 सिस्टर। तो आपको पूछा जा रहा है 7 सिस्टर में वो जो एक राज्य बचा है, ठीक है, क्योंकि कुल तो 8 है, तो एक राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम 7 बहनों का वो जो संघ उन्होंने बना रखा उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है इनमें से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाला जो मौर्य शासक था वो था अशोक, ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी अशोक को, उपगुप्त ने। आपको पता है जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म अपना लेता है और श्रवण बेलगोला में जाके वो अपने जो उपवास के द्वारा अपनी मृत्यु को करते हैं, ठीक है। और बाकी समुद्रगुप्त आपको पता है ये तो मौर्य शासक है ही नहीं, ये तो गुप्त वंश का शासक है। और बृहद्रथ कौन है, अंतिम मौर्य शासक है, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा। तो भारत के संविधान की रचना में जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगर आपको पूछा जाएगा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है भारत के संविधान का, तो वो यही है, ठीक है। अगला है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए यहाँ पर कुछ बैठकें हुई थी, कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हैं, टोटल 4। आपको चारों की डेट याद रखनी है, ठीक है, क्या क्या हुआ था इनमें। देखिए जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो संविधान सभा के सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको बनाया गया था, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये संविधान सभा के कौन थे, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे प्रथम, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या हुई, 11 तारीख को, 2 दिन बाद 11 तारीख 1946 को दोबारा से बैठक हुई और सभी ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का वास्तविक अध्यक्ष या परमानेंट अध्यक्ष बना दिया, ठीक, ये हुआ 11 तारीख को। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर को दोबारा से संविधान सभा बैठी और इस बैठक में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को वहां पर रखा, ठीक है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन सी बैठक में रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 को किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। अब इसको रखा है तो ये पास भी होगा, तो पास कब हुआ था, ये पास
पास हो गया था 22 जनवरी 1947 को। तो ये आपको चारों डेटें याद रखनी है, ठीक है। 13 दिसंबर को नेहरू ने रखा था और वो प्रस्ताव 22 जनवरी को पारित हो गया था, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है इनमें से कौन? वो है चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है। ये कैसा अधिकार है? ये है एक राजनीतिक अधिकार। जैसे वोट देने का अधिकार कैसा है? वोट देने का अधिकार भी एक राजनीतिक अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री बनता है वो कैसा होता है? उसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। निर्वाचन नहीं होता है, चयन भी नहीं होता है, उसकी की जाती है नियुक्ति, ठीक है। कौन करता है? कई बार आपने प्रश्न भी देखा होगा ना कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में, ठीक है। प्राक्कलन समिति संसद की समितियों में सबसे बड़ी समिति है। इसके अंदर कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी की जुड़वा बहन है लोक लेखा समिति, जिसको क्या कहते हैं? पीएसी भी बोला जाता है ना। अब देखिए, पीएसी के अंदर 22 सदस्य होते हैं, लेकिन इन 22 में से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। और देखिए, इसमें लोकसभा के भी सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, इसीलिए इसको लघु संसद या लघु लोकसभा भी इसको बोला जाता है। किसको? लोक लेखा समिति को, ये आपको ध्यान में रखना है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है 22, इसकी जुड़वा बहन पीएससी को बोला जाता है, लोक लेखा समिति को बोला जाता है। इसमें होते हैं कितने होते हैं? इसमें 22 होते हैं और प्राक्कलन में 30 होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों ही समितियों का जो कार्यकाल होता है वो मैक्सिमम 1 साल तक का होता है, ठीक है। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, पटना उच्च न्यायालय उन उच्च न्यायालयों में से एक है जिसकी स्थापना भारत के आज़ाद होने से पहले हुई थी, इसलिए प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1916 के अंदर, ठीक है। आपको पता होगा भारत में सर्वप्रथम हाईकोर्ट कब बनाए गए थे? ये बनाए गए थे 1862 में। 3 जगह बनाए गए थे, कौन कौन से? कोलकाता में बनाए गए थे, ठीक है, मद्रास में बनाए गए थे और मुंबई में, बॉम्बे में बनाए गए और मद्रास में बनाए गए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, कोलकाता, मुंबई और मद्रास यहाँ पर बनाए गए थे 1862 में। और अगर आपको पूछेगा कि 1862 में किस अधिनियम के तहत हाईकोर्ट बनाए गए थे, तो अधिनियम अगर पूछता है तो वो 1861 होगा और अगर साल पूछता है स्थापना का तो वो 1862 होगा, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है। इन तीनों की तो हो गई। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बनाया जाता है 1876 में और फिर कर्नाटक हाईकोर्ट आता है 1884 में, ठीक है ना। और उसके बाद आता है बिहार हाईकोर्ट 1916 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो जो पंचायत समिति होती है ये जिला परिषदों के लिए अपने कार्यों के लिए क्या होती है? जवाबदेह होती है, ठीक है। उनके प्रति होती है जवाबदेह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, श्याम नाम से जाने जाने वाला जो देश था पहले जिसको मतलब इस नाम से जाना जाता था वो था थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड का पहले क्या नाम था या पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? श्याम। अगला है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? देखिए, गुप्तकालीन जो स्वर्ण सिक्के हैं इनको कहा जाता था दिनार और जो चांदी के सिक्के होते थे इनको कहा जाता था रूपक। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय इसको बोला जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसने क्या किया था? देखिए, इसने शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित करने के ही बाद इसने चांदी के सिक्के चलाए थे और उनको क्या बोला गया? रूपक उनको बोला गया। तो आपको ध्यान में रखना है, चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? किस गुप्त शासक ने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और किस उपलक्ष्य में चलाए थे? शकों को पराजित करने में। इसीलिए आपको कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किस शासक को शक विजेता भी बोला जाता है? तो शक विजेता भी किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, ठीक है, क्योंकि इसने शकों को पराजित कर दिया था। अगला है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए, भारत में जो पुराण है, पुराणों की कुल संख्या है 18, आपको ध्यान में रखनी है। अगला है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, जैन धर्म में आपको पता है 24 तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर, ठीक है। और संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? वो थे ऋषभदेव, जो कि पहले तीर्थंकर थे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, जो कि इनके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहले जो वो थे तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो थे ऋषभदेव। और इनका जो चिन्ह था, कई बार इनके प्रतीक चिन्हों को भी पूछ लिया जाता है, तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड, ठीक है। फिर आते हैं कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और इनका जो
प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प, ठीक है, यानी कि सांप। और फिर आते हैं महावीर स्वामी 24वें नंबर के, और इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इनका जो चिन्ह था वो था सिंह, ठीक है, यानी कि शेर। और अगर बात की जाए अरिष्टनेमी की, तो अरिष्टनेमी और ऋषभदेव इन दोनों के नाम ऋग्वेद में भी हैं। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है किन जैन तीर्थंकरों के नाम ऋग्वेद में भी हैं, तो वो हैं एक ऋषभदेव हैं और दूसरे हैं अरिष्टनेमी, ठीक है। यह ऐसे भी पूछा जा सकता है किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट सहयोगी या निकट संबंधी माना जाता है, तो वो माना जाता है अरिष्टनेमी को, ठीक है। अरिष्टनेमी को कृष्ण का निकटतम माना जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। देखिए थोड़े 2 पॉइंट यहाँ पर आपको दोनों बातें याद रखनी है। देखिए अगर आपको पूछा जाएगा अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो सही उत्तर होगा कृष्णदेव राय। और अगर आपको पूछा जाए कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे या किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, तो वो आएगा शिवाजी। तो देखिए अगर प्रधान पूछेगा अष्टप्रधान तो शिवाजी, अष्टदिग्गज पूछेगा तो कृष्णदेव राय, ठीक है। अगला है सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था। देखिए सोहरावर्दी सिलसिले के जो मुख्य केंद्र था वो था पंजाब में। और इस सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, इसकी की थी शेख सिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी। लेकिन इसको जो प्रचार या मजबूत इसको जो किया था वो किसने किया था, शेख बदरुद्दीन जकारिया ने इसको काफ़ी प्रसिद्ध किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है इस सिलसिले का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था, पंजाब में इसका मुख्य केंद्र था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आई होप आपको अब वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और उनके साथ जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बोले हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के साथ मैं आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, इसको अपने फेसबुक अकाउंट पर डालें, चाहे आपको इसको हर जगह आपके साथ के जितने भी तैयारी करने वाले हैं उनके साथ इनको शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छा लगता है इससे, और आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।